डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो हैं वो इंडियन पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जो हैं वो विस्तारपूर्वक चर्चा भी करेंगे कि और क्या क्या प्रावधान है। तो फिलहाल शुरू करते हैं। हम लोग जो है 41 क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया कि भारतीय संविधान की मूल प्रति जो है वो संरक्षित है। तो वो संरक्षित है आपके राष्ट्रपति नहीं सॉरी संसद के अंदर जो है वो संसद भवन में जो है वो सुरक्षित है, प्रिजर्व्ड है। और द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर क्या क्या चेंजेस जो है वो किए गए थे। तो हम लोग जो 42nd अमेंडमेंट को पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हम डिफरेंट चेंजेस के अंदर देखे हैं कि क्या चेंजेस इन प्रोविज़न बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42वें संविधान के संशोधन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या बदलाव जो हैं वो देखे हैं। तो पहले हम लोग जो है वो ये डिस्कस करते हैं कि प्रोविज़न्स क्या थे, चेंजेस क्या थे, और उसके अंदर डिटेल जो था अमेंडमेंट के अंदर डिटेल्स जो थी वो क्या रही थी। तो प्रियम्बल के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं। तो प्रियम्बल के अंदर जो चेंजेस आए थे वो थे 3 वर्ड हम लोगों ने जोड़े थे, सोशलिस्ट, ठीक है, और सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। ये 3 वर्ड हम लोगों ने जो है वो प्रियम्बल के अंदर जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ओके। और फिर हम लोगों ने 7th शेड्यूल जो था उसके जो ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट, जो हमारी 7th शेड्यूल है, आपको पता है कि उसके अंदर जो है पावर्स का जो है वो डिवीज़न किया गया है, डिवाइडेशन है कि किसको कौन कौन सी पावर्स जो है वो मिलेंगी। तो 7th शेड्यूल के अंदर क्या था कि ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट। तो बोला है कि 5 सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट मतलब राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किए गए थे। पहला था एजुकेशन, दूसरा था आपका फॉरेस्ट, तीसरा था आपका वेट एंड मेजर्स जो रहते हैं एंड मेजर्स, और चौथा था आपका प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 जो विषय थे वो 7th शेड्यूल से जो चेंज करके हम लोगों ने उनको जो है स्टेट लिस्ट से जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐड किया, क्योंकि एजुकेशन जो थी वो स्टेट का सब्जेक्ट था, फॉरेस्ट जो था वो स्टेट का सब्जेक्ट था, और मापतौल की जो व्यवस्था होती थी वो भी स्टेट का सब्जेक्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो वो स्टेट का था। तो इसको जो है वो चेंज करके कर जो है इसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर इसलिए डाला गया क्योंकि इसके ऊपर जो है वो और जो है बेहतर तरीके से जो है वो काम किया जा सके, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट अगर स्टेट का सब्जेक्ट रहेगा तो क्या होता है कि कभी कभी जो है मिसयूज होता है उन चीज़ों का, या फिर उनके ऊपर कम ध्यान, मिसयूज नहीं भी बोलें तो कम ध्यान दे पाती है, स्टेट के पास संसाधन कम होते हैं, तो इसकी वजह से वो लोग जो हैं वो कम खर्च कर पाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो इसीलिए जो है वो क्या किया गया था, स्टेट लिस्ट को जो है क्या किया गया था कि उसमें से हटा करके कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। कंकरेंट लिस्ट जो है होती है उसके अंदर क्या होता है कि आप जो है वो उसके अंदर स्टेट भी खर्च कर सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है, और सेंटर भी जो है वो लॉ बना सकता है कि ओके। तो अब हम लोग जो है वो 51 जो आर्टिकल के लेवल पे चेंज किया गया था, आर्टिकल 51A के अंदर जो है वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा 1976 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ये स्वर्ण सिंह कमेटी। याद रखना है किसके, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर जो वो आर्टिकल 51A के अंदर जो है 10 फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य जो है उनको जोड़ा जाता है,
ठीक है। तो ये तो हो गया आर्टिकल के लेवल पे चेंज। फिर पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, तो पार्लियामेंट के अंदर क्या चेंजेस हुए कि ये जो है प्रेसिडेंट को जो है बोला गया कि इसको जो है वो कैबिनेट की सिफारिशें माननी ही पड़ेंगी। ठीक, कोई मतलब मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट कि प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट जो भी सिफारिश करेगी वो प्रेसिडेंट को जो है वो मानना पड़ेंगी। ठीक है। दूसरा था कि इसके अंदर ये बोला गया था कि लोकसभा जो रहेगा गिव स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर्स टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 329 के ए के अंदर जो है ये चेंजेस किए गए थे। ओके। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट, मतलब बोला गया कि जो और जो है जो डीपीएसपी है उनको फंडामेंटल राइट के ऊपर जो है वो ज़्यादा अहमियत दी गई। और एनी लॉ मेड टू दिस इफेक्ट बाय द पार्लियामेंट वाज केप्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट। मतलब बोला गया कि फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनके ऊपर अगर कोई सरकार कानून बनाती है और वो अगर जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तब भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो एक जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट रहता उसके बियॉन्ड होंगे, मतलब उसके ऊपर वो लागू नहीं हो पाएगा। ओके। फिर है जुडिशियल पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो जुडिशियल पावर ऑफ हाई कोर्ट curtailed the judicial review power of the high court। और आर्टिकल के लेवल पे एक और चेंजेस जो है वो किए जाते हैं। आर्टिकल 323 ए एंड 323 वी, और ये था पाल टाप का 14A के अंदर ये चेंजेस जो है आपको देखने को मिलते हैं। और ट्रिब्यूनल और एडमिनिस्ट्रेटर जो है ऐड किया गया चीज़ों को, ट्रिब्यूनल को ऐड किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो होते हैं या फिर ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर जो है उनके लिए जो है ये चीज़ जो है नई व्यवस्था की गई थी। ठीक है। तो एक सेकंड के लिए मैं आपको बताऊं कि ये 323A और बी के अंदर जो है ये चेंजेस किया गया कि जो ट्रिब्यूनल्स जो बने होते हैं आपके, जैसे एनजीटी है, इस तरीके के और जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को डील करते हैं या फिर अदर मैटर को भी डील करते हैं, उनकी व्यवस्था जो है वो की गई है 14 के अंदर। ठीक है। तो डीपीएसपी जो है 3 न्यू डीपीएसपी जो है वो ऐड किए जाते हैं। 3 न्यू डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक, 3 न्यू डीपीएसपी जो है वो ऐड किए जाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? पहला है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के जो ये था आपका 39। ओके। और टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, ये 39A के अंदर जो है ये व्यवस्था की गई थी कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। जैसे जो गरीब होते हैं उनके लिए जो है वो इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो है वो फ्री लीगल एड जो है फ्री लीगल जो एड है वो दी जाएगी। जैसे इसके बाद नालसा का गठन होता है, इस तरीके की जो कोर्ट के अंदर आपको ये व्यवस्था मिलेगी, नई संस्थाएं बनी। थर्ड था टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो 43 के अंदर ये व्यवस्था, 3A के अंदर ये व्यवस्था की गई टू सिक्योर द, जैसे जो वर्कर होते थे मैनेजमेंट के अंदर, जैसे इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर उनका जो है वो अलग से एक व्यवस्था किया गया। ठीक है। और फोर्थ था टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो 48A के अंदर जो है इस चीज़ की व्यवस्था होती है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, वाइल्ड लाइफ को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज़ की व्यवस्था जो है वो की जाती है। ठीक है।
तो इस तरीके से 44th अमेंडमेंट जो था ये रहा था हमारा, ठीक है, 42nd। और इसको जो है वो काउंटर करने के लिए क्या किया गया था कि जब जनता दल की सरकार बनी, आपको याद होना चाहिए कि ये 42nd अमेंडमेंट तब हुआ जब इंडिया के अंदर जो था इंदिरा गांधी का शासन था, है ना। और वो जो है अब उन्होंने जो है वो क्या कर रखा था, इमरजेंसी की घोषणा कर रखी थी। और इमरजेंसी की घोषणा के अंदर जो है वो किसी तरीके के भी बदलाव करवा सकती थी और किसी भी तरीके से जो है वो तोड़ मरोड़ कर सकती थी संविधान के अंदर। जैसे ही जनता दल की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, उस समय तो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वो इमीडिएट बाद जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। और 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है कुछ एक बदलाव किए जाते हैं, और वो बदलाव क्या रहते हैं इनके बारे में जो है भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि सबको उम्मीद थी कि जैसे ही जो है बीजेपी की जैसे जनता दल की सरकार बनेगी या फिर जो है इंदिरा गांधी का शासन हटेगा और ये जो इमरजेंसी का दौर है ये ख़त्म होगा, तो उनको जो है वो नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो वह जैसे ये ख़त्म होती है तो इमीडिएट बाद जो है हम देखते हैं कि 44th अमेंडमेंट हमें देखने को मिलता है, ओके। और 44th अमेंडमेंट के अंदर ये 1978 के अंदर हुआ था, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली थी, तो वो थी आपकी सबसे पहला तो ये था कि लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल की पुनः स्थापना। कि पहले क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के एक संशोधन के दौरान था लोकसभा की और लोकसभा की जो अवधि थी, टाइम पीरियड था, वो 6 ईयर कर दिया गया था। पहले उसको हटा करके 5 ईयर कर दिया गया। और जो गणफोर्ती जो होता है, जो कोरम होता है, वो 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो उसको पुनर्स्थापित किया गया, ठीक है। और संसदीय विशेषाधिकार जो है उनके अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग जब एक चीज़ और उन्होंने ऐड करी कि जो सशस्त्र विद्रोह होता है उसके स्थान पर जैसे क्या होता है कि आंतरिक अशांति जिसके बेस के ऊपर, जो इंटरनल डिस्टरबेंस जिसके ऊपर जो है इंदिरा गांधी ने जिसको ग्राउंड बनाकर जो है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को आरोपित किया था इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने उस चीज़ को जो है वो क्लेरिफाई किया या यूँ कहो कि हटा दिया, और उसकी जगह बोला गया कि सशस्त्र विद्रोह होता है तभी जो है वो आप इंटरनल जो ये जो इमरजेंसी का प्रोविज़न था 352 के अंदर जो है वो नेशनल इमरजेंसी का प्रोविज़न है, तो वो लागू तभी कर सकते हैं जब जो है आपके पास ये ग्राउंड हो कि 42nd जो क्या बोला गया था कि सशस्त्र विद्रोह होता तब, ठीक है। पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर, जैसे आंतरिक अशांति जिसको बोला उन्होंने, इसके ऊपर उन्होंने ये वाला लागू कर दिया था, है ना। फिर जो था कि जो राष्ट्रपति था उसके भी कुछ एक रिलैक्सेशन दी गई कि जैसे उसको पहले बॉन्ड किया गया था, तो अब उनको बोला गया कि आप एक बार वापस भेज सकते हैं किसी भी विधायक को जो है वो उस पार्लियामेंट के पास, अगर पार्लियामेंट दोबारा पारित करती है फिर आपको उसके ऊपर जो है सहमति देना अनिवार्य हो जाएगा। और संपत्ति के अधिकार को जो है वो क्या किया गया कि कानूनी अधिकार बना दिया गया इन्होंने, जो आपका फंडामेंटल राइट होता था ना, जो संपत्ति का अधिकार है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको जो है वो हटा करके जो इन्होंने लीगल राइट बना दिया गया था। इसके अंदर एक चेंजेस ये हुआ था। और मौलिक अधिकार का निलंबन जो है वो जैसे बोला गया कि 44वां संशोधन अधिनियम ये प्रावधान करता था कि अनुच्छेद 20 और 21 के अंदर जो था वो क्या है कि उनको आपातकाल के दौरान भी जो है वो निलंबित नहीं किया जाएगा, इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है कुछ की गई। अब इसका कारण ये था कि इतना शोषण हुआ था इनके राइट्स का, इनके ह्यूमन राइट्स का इतना वायलेशन हुआ था आपके इस इमरजेंसी के दौरान, कि जब जैसे ही जो है इनकी सरकार बनती है तो उन्होंने जो है जो भी चीज़ें फेस करी, सबसे पहले उन चीज़ों को जो है वो ख़त्म किया, है ना। तो ये 2 संशोधन आपको हमेशा पढ़ करके जाने, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो फॉर्म होता ही होता है, ओके।
तो हम लोग जो है 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन के अंदर है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वे, अब ये 43 जो है इसमें बोला गया है कि अगर जो है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, या अन्य देश में रोजगार स्वीकार करता है, या किसी विदेशी न्यायालय द्वारा अभियोगित किया गया है, 5 वर्षों से अधिक के लिए विदेश में देखो, सिंपल सा ग्राउंड है कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है। जब हम नागरिकता पार्ट 2 पढ़ते हैं, हम अपना संविधान के अंदर हम जो पार्ट 2 पढ़ते हैं अपना, तो उसके अंदर क्या चीज़ की व्यवस्था की गई है, उसके अंदर एक सिंपल सी बात बोली गई थी। बोला क्या गया था कि जो अगर कोई भी इंसान जो है, देखो ये तीनों ग्राउंड जो है वो इंडियन जो हमारी जो वो है नागरिकता, उसको जाने के लिए जो है वो बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विदेश रोजगार जो है विदेशों के अंदर हज़ारों लोग इंडिया से जाते हैं, और हज़ारों का जो है हम लोगों को क्या आता है, बाहर से मनी आता है ना, तो वो हमारे अर्थव्यवस्था को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इसलिए जो है ये तो एक ग्राउंड नहीं हुआ, तो ये तो हम जा सकते हैं। दूसरा जो है विदेशी न्यायालय, इसका भी कोई तुक नहीं बनता है। और 5 वर्ष क्या, वो तुम पूरी उम्र बाहर रहो और वहाँ की नागरिकता मत लो, और इंडिया से जो इंडिया के लिए जो है वो पैसे भेजते रहते हैं लोग, पूरी 10-20 सालों तक फॉरेन में जॉब करके आते हैं ना, तो ये ग्राउंड नहीं होता है। इसका जो एक सिंपल सा ग्राउंड था वो ये था, ठीक है, अगर तुम विदेशों में नागरिकता अर्जित कर लेते हो तो कई देशों के अंदर व्यवस्था होती है कि वो अपने देश की नागरिकता रख सकता है, ठीक है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर आप किसी फॉरेन की जो है किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपकी भारत की नागरिकता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये व्यवस्था जो है हमारे इंडिया के संविधान के अंदर है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, ठीक। अब जो है वो 44 क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग द सॉर्ट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट। तो इसका जो आंसर रहेगा 44 का वो है जो सरसरी रिट होती है हमारे पास है ना, तो उसकी व्यवस्था जो है इसमें की गई है। तो ये उत्प्रेषण लेख हम इसको बोलेंगे। देखो डियर फ्रेंड्स, हमेशा जो है वो जब पॉलिटी पढ़ोगे आप तो रिट्स से जो है क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, ठीक है। तो जो रिट्स हैं ये संविधान के जो हमारा फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ही देखिए 32 जो आपका आर्टिकल है इसके अंदर इनकी व्यवस्था है, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जब आपके फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन करता है तो अंडर 32 आर्टिकल और अंडर 226 जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के लिए और ये जो है वो हाई कोर्ट के लिए, इनके थ्रू जो है आप डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब रिट्स के जो है वो कितने प्रकार है, वो है 5 प्रकार, ठीक है। और आर्टिकल 223 बोलता है कि देश के उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों या किसी भी कानूनी अधिकारों के परिवर्तन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। और क्योंकि इस अनुच्छेद के प्रावधान मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इसकी गारंटी अनुच्छेद 32 की तरह नहीं है, ठीक है। तो रिट जो है वो रहती है आपकी, रिट के जो प्रकार हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ जो है यहाँ पे दे भी रखे हैं, हम उनको देखते हैं, ठीक है। पहले तो उनकी ही हम लोग जो है वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है ये आपका कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो, मैंने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, परमादेश मैंडामस निषेध प्रोहिबिशन, और सरसरी जिसको हमने बोला उत्प्रेषण, और क्योवरंटो जो है वो 4-5 प्रकार की रिट्स जो है वो आपके पास रहेंगी। अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हैवियस कॉर्पस जिसको हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो ये क्या रहेगा। तो ये एक लैटिन शब्द है डियर फ्रेंड्स। हैवियस कॉर्पस जो है वो एक लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ है
शरीर होना, ठीक है। ये रिट जारी करके न्यायालय संबंधित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले अधिकारी को हिरासत में ली गई व्यक्ति या कैदी के शव को अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गुनाह करते हैं या नहीं भी करते हैं, शक के बिना पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो विद इन 24 आवर, ठीक है, विद इन 24 आवर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, उस गिरफ्तार करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अथॉरिटी है, ठीक है, मान लो कि पुलिस विभाग आपको जो है गिरफ्तार कर लेता है, तो विद इन 24 जो है वो आपको 24 आवर जो है आपको नियर बाय जो भी न्यायालय रहेगा उस कोर्ट के अंदर आपको पेश करना ही पड़ेगा। ऐसा इसके अंदर देश, अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इस चीज़ का जो है वो क्या करता है, उल्लंघन करता है, ठीक। तो दूसरा जो है, इस रिट का उद्देश्य किसी व्यक्ति या प्राधिकरण की कथित गैर कानूनी हिरासत की समीक्षा करना है। जब हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाता है तो बाद वाला उसकी नज़रबंदी के कारण और वैधता की जांच करता है। यदि अदालत यही निष्कर्ष निकालती है नज़रबंदी गैर कानूनी या अवैध है तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाता है, ठीक। न्यायालय व्यक्तियों के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। हालांकि ये रिट निम्नलिखित मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जब हिरासत वैध है, जब सक्षम न्यायालय द्वारा नज़रबंदी जारी किया जाता है, जब जो है नज़रबंदी किसी विशेष हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जब नज़रबंदी व्यक्ति द्वारा न्यायालय या विधान के अवमानना के लिए हो, ठीक है। तो ये 3-4 जो एक्सेप्शंस हैं इसमें वो रिट जारी नहीं कर सकता, अदरवाइज जो है ये रिट जारी की जा सकती है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के लिए, ठीक है। कि कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक, समझ में आ गया। अब जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल जो इसी आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर जो है वो मैंडामस रिट ऑफ मैंडामस होता है। तो मैंडामस क्या है, मैंडामस होता है परमादेश। परमादेश भी एक लैटिन वर्ड है, उसका अर्थ होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं, है ना। तो ये परमादेश की रिट जो है वो अदालत द्वारा एक सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी की जाती है, सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी की जाती है, जिसमें उसे सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे करने के लिए बाध्य है, लेकिन इनकार करने या ना करने या प्रदर्शन करने में विफल रहा, ठीक है। ये रिट किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक निकाय, निचली अदालतों, ट्रिब्यूनल, सरकार के खिलाफ जारी की जा सकती है। हालांकि इसे निम्नलिखित शर्तों में जारी नहीं किया जा सकता, जब सरकारी कर्तव्य प्रकृति में विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है, गैर संविधिक कार्य करने के लिए, जहां इस तरह के विवेक देश के कानून का उल्लंघन करता है, किसी भी निजी व्यक्ति या निजी संगठन के खिलाफ जो है इसको नहीं जारी किया जा सकता, और भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल के खिलाफ इसको नहीं जारी किया जा सकता, भारत के कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश, जो न्यायाधीश के खिलाफ इसको नहीं जारी किया जा सकता, ठीक है। तो परमादेश की मांग एक रिट याचिका तभी दायर की जाती है जब याचिकाकर्ता द्वारा मांगे जाने पर लोक प्राधिकरण अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाने से इनकार कर दे। देखो क्या होता है, जब मैंडामस रिट जारी की जाता है ना, तो आप जो है ये तभी जारी किया जा सकता है जब जो है जब याचिकाकर्ता द्वारा मांगे जाने पर लोक प्राधिकरण अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाने से इनकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सरकारी, बट इसमें निजी जो है वो काउंट नहीं किए जाएंगे, तो आप किसी सरकारी प्राधिकरण के पास जो है अपना मामला लेकर के जाते हैं और वो नहीं करते हैं, तो उसके खिलाफ जो है वो न्यायालय इस रिट को जो है वो जारी कर सकता है, समझ गए। तो आपको जो है क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। और इसके जो अपवाद हैं, किसके खिलाफ नहीं किया जा सकता, तो आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि जो आपका राष्ट्रपति है उसके खिलाफ नहीं, प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है। दूसरा जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसके खिलाफ भी इसको जारी नहीं किया जा सकता। तीसरा जो एक्टिंग जो चीफ जस्टिस है उसके खिलाफ भी इसको जारी नहीं किया जा सकता है। निजी व्यक्ति या निजी संगठन के खिलाफ भी इसको जारी नहीं किया जा सकता। तो जो ये और जारी किसको की जाती है, तो ये जारी की जाती है अदालत द्वारा जो है किसी सार्वजनिक, ठीक है, प्राधिकरण को जारी की जाती है, ठीक बात। तो हमें जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा जो है हमने पढ़ा कि एक जो है वो क्या है, क्यो वारंटो है। क्यो वारंटो क्या होता है कि इसका अर्थ होता है किस वारंट से, ठीक है। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को क्यो वारंटो रिट जारी किया जाता है
किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। किसको? सार्वजनिक अधिकारियों को, ठीक है, जिसमें उन्हें ये दिखाने के लिए कहा जाता है कि वे किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण करते हैं, ठीक है। तो उनको ये चीज़ जारी की जाती है कि किस हक से जो है आप ये कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि आप पुलिस वाले नहीं हैं, बट फिर भी जो है आप पुलिस की वर्दी डालकर घूम रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये वेग हो गया। मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप एसपी है, डीएसपी है, ठीक है, और आप जो है वो एसपी के कार्य कर रहे हैं, जबकि जो है उसके लिए आप ऑथराइज नहीं है, ठीक है। तो न्यायालय पूछता है कि आप किस अधिकार से जो है इस चीज़ को जो है वो कर रहे हैं। कोई आपने ऐसा आदेश दे दिया जिसके लिए आप जो है वो अधिकृत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है एसडीएम है तो वो डीसी के काम नहीं कर सकता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आप अगर वो करते हैं तो न्यायालय आपको ये रिट जारी करेगा कि आप किस अधिकार से जो है इस चीज़ को कर रहे हैं। तो उसी को जो है क्यों वारंटो बोला जाता है। ये रिट उस प्रशासनिक अधिकारी के कार्यों की समीक्षा करती है जो सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये रिट केवल निम्नलिखित मामलों में जारी की जाती है जब जो है किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद को गलत तरीके से ग्रहण किया जाता है, जब कार्यालय संविधान या कानून द्वारा बनाया गया था और पद धारण करने वाला व्यक्ति संविधान या कानून के तहत पद धारण करने के लिए योग्य नहीं है, तो ये रिट जो है वो जारी की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो है वो एक सरसरी होती है, एक जो सरसरी है जिसको हम लोगों ने बोला है उत्प्रेषण लेख। जो है उत्प्रेषण लेख होता है कि प्रमाणित तो होना या फिर सूचित किया जाना, ठीक है। हाई कोर्ट द्वारा ये निचली अदालत को जो है जारी किया जाता है और बोला जाता है कि उनके पास जो लंबित मामले हैं उन्हें हाई कोर्ट में जो है स्थानांतरित किया जाए या किसी मामले उनके द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाए, ठीक है। होता क्या है कि एक हाई कोर्ट है तो वो अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये आदेश दे सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये हाई कोर्ट को आदेश दे सकता है कि उनके पास जो मामले जो लंबित पड़े हैं उनको वो उनके यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दे, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दे। तो ये व्यवस्था उसके अंदर रहती है, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उनके लिए भी ये रिट जारी की जाती है, ठीक है। या फिर वो उनको मामलों को किसी दूसरे कोर्ट के अंदर भी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। मूल रूप से ये रिट केवल जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों को जारी की जाती है। हालांकि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये रिट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है, ठीक है। तो इसकी जानकारी जो है आपको रहनी चाहिए। प्रोहिबिशन होता है, निषेध, शाब्दिक अर्थ है निषेध करना, मना करना, ठीक है। उच्च न्यायालयों जैसे सुप्रीम कोर्ट और जो है एक और होता है प्रोहिबिशन, एक रिट होती है, वो किसके खिलाफ जारी की? उच्च न्यायालयों जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालतों या अर्ध न्यायिक निकायों के लिए जो है वो ये जारी की जा सकती है। तो इसके अंदर जो है वो शक्ति या सीमा को उल्लंघन करने का प्रयास करता जैसे कि क्या होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा निचली अदालतों या अर्ध न्यायिक निकायों या न्यायाधिकरणों को शराबबंदी का रिट जारी किया जाता है, जैसे जो इसे प्रदान करने की ये शक्ति या सीमा को उल्लंघन करने का प्रयास करता है। ये रिट निचली अदालतों या ट्रिब्यूनल को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक या उस अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोकता है जो कानूनी रूप से उनमें निहित नहीं है। ये रिट किसी भी सार्वजनिक या निजी व्यक्ति या अधिकारियों निकायों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। मतलब ये दो रिट ऐसे होता है, प्रोहिबिशन और सरसरी ऐसे होते हैं जो सिर्फ न्यायालयों को जारी किए जा सकते हैं, जबकि सरसरी के लिए जो है ये व्यवस्था की गई थी कि 1991 के अंदर जो है वो बोला गया कि अधिक प्राधिकारियों के खिलाफ भी इस रिट को जो है वो जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स की इस तरीके से जो है आपको सारे ये चीज़ें प्रावधान पढ़ने हैं ताकि अगले क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वो अगले बार जो पेपर आप देने जा रहे हो उसमें आपको ये दिक्कत ना आए, ठीक है। नाउ हम लोग ये देखते हैं कि क्या देखा हम लोगों ने कि इसके अंदर जो है 4 रिट्स होती हैं, 5, ठीक है, 5 रिट होती है। 5 रिट कौन कौन सी? हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, सरसरी, क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन, ठीक है। अब 5 रिट्स जो होती है फिर उनके पांचों के प्रकार पढ़ लेने हैं कि उनका क्या क्या कार्य रहता है। और फिर कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते कि कौन सी 2 रिट ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो अपनी निचली अदालतों को जारी कर सकते हैं या फिर जो सिर्फ अदालतों के लिए जारी हो सकती है ना,
कोर्ट्स के लिए जारी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोहिबिशन और सरसरी दो ऐसी रिट्स हैं जो सिर्फ कोर्ट के लिए जारी कर सकता है, ठीक है। बाकी जो 3 रिट्स होती है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, ऐसे व्यवस्था जो है इसके अंदर रहती है, ठीक है। तो आपको जो है 3 रिट्स ये भी पता होने चाहिए, और इस तरीके से आपको ना डिफरेंट टाइप से जो है इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आगे जो है आपको दिक्कत ना आए, है कि नहीं। तो हम जो है वो फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास को। अभी तो ये था रिट्स के रिलेटेड। अब है 45 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक मतलब डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो इसमें पूछा गया है, ये है 37 क्वेश्चन। 37 जो आपका आर्टिकल है ये सुनिश्चित ये बोलता है कि जो डीपीएसपी है इनको लागू करवाने के लिए कोई भी इंसान जो वो न्यायालय के अंदर नहीं जा सकता है, मतलब ये बाध्य योग्य नहीं है, ठीक है। ये राज्य की जो स्टेट जो है, राज्य जो है, सरकार की इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि वो चाहें तो जो है लागू करें, चाहे तो ना लागू करें, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है वो आपके 4th जो पार्ट है उसके अंदर रहते हैं। 36 से लेकर 51A तक जो है इनका जो विस्तार है वो है। तो इस तरीके से जो इनकी व्यवस्था रहती है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको साथ में ये भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे 40 के अंदर हमारा क्या है, पंचायत का दिया गया है, ठीक। ऊपर मैं करवा चुका हूँ 3-4 डीपीएसपी आपको, ओके। तो इस तरीके ना आपको जो है इनकी कैटेगराइजेशन भी पता होनी चाहिए कि कौन से जो है गांधीवादी है, कौन से जो है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आपको सारी की सारी जानकारी जो है डीपीएसपी की जो है वो रखनी चाहिए, ओके। तो अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा 33 के अंदर क्या है, 41 के अंदर क्या है, 51A के अंदर क्या है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो इस तरीके से आपको हर आर्टिकल की जानकारी जो है वो होनी चाहिए, है कि नहीं। अब जो है हम लोग ये देखते हैं कि 46 में बोला गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्री परिषद होती है ना वो सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये पूछा है। तो बहुत सारे बच्चे जो है जो लैक ऑफ जानकारी के कारण जो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसके अंदर कौन से मंत्री होते हैं, जैसे हमारे जेपी नड्डा जी जो मंत्री थे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं ना पिछली बार कैबिनेट के अंदर, तो वो राज्यसभा से थे, बट वो उत्तरदायी किसके प्रति थे, नॉट राज्यसभा के प्रति तो थे नहीं, लोकसभा के प्रति थे। तो जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो भी जो है राज्यसभा से चुने गए। अभी शंकर प्रसाद है तो राज्यसभा से चुने गए हैं, बट मंत्री हैं तो मंत्री क्या होते हैं कि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो पूरी की पूरी कैबिनेट होते हैं 74 के करीब जो मंत्रीज रहते हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियोज उनके पास रहते हैं, तो वो सब के सब जो है वो मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद से भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि लोकसभा के प्रति होते हैं, राज्यसभा के प्रति होते हैं, संसद के प्रति होते हैं कि राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। और जो राष्ट्रपति होता है ना, देखो मैं आपको संसद क्या होता है ये बताता हूँ, ठीक है। ये जो है ये संसद का, मैं मान लो कि ये चित्र मैं संसद का बना रहा हूँ, है ना। तो इसमें जो है एक प्रेसिडेंट रहेगा, एक लोकसभा रहेगा और एक राज्यसभा रहेगा। इस तरीके की इस पूरी की पूरी उसको जो है वो संसद बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर जो मंत्री होते हैं वो इन दोनों से चुने जाते हैं, और फिर दोनों जो है वो चुने जाते हैं तो वो सिर्फ जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके की जो है बेसिक जानकारी जो है आप लोगों को होनी चाहिए, तभी जो है पेपर क्वालिफाई हो पाएगा। और कंसेप्चुअल पकड़ होनी चाहिए आपकी, ठीक है, क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल पकड़ नहीं है। आप पेपर देखोगे ना पिछले 10 सालों के 12 सालों को उठा करके, आपको पता है कि आप बहुत से क्वेश्चन जो है, बहुत से टॉपिक जो है वो आपको रिपीट हुए मिलेंगे, और वैसे के वैसे क्वेश्चन ना होकर के वैसे थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन भाई पूछ रहे हैं बार बार। आपको क्या है कि कंसेप्ट की नॉलेज है नहीं, अपने रट्टा मारा निकल गए। तो इस तरीके से जो है दिक्कत रहती है क्वेश्चन के अंदर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है।
आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को आ रही है कि हमारे हमीरपुर चाइन बोर्ड जो है उसके पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये बहुत दुख जो है न्यूज़ होती है बच्चों के लिए, और स्पेशली जो है जो तैयारियां कर रहे हैं, जिन पेरेंट्स ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया उनके लिए। तो इनके लिए सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, और एक जैसे जो एक वो होता है ना एग्जाम्पल सेट करने वाला, कि ऐसी सज़ा हो कि दोबारा कोई ऐसा काम ना करे। इस तरीके का जो है व्यवस्था इसके अंदर रहनी चाहिए, और ऐसे सख्त कानून जो है वो बनने चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर जो है आने वाले समय के अंदर हम लोगों, क्योंकि क्या होता है ना कि जब एग्रेशन और जो गुस्सा होता है वो जब बढ़ता है तो एक टाइम पे फिर अगेंस्ट द सोसाइटी जो चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है, जो अगेंस्ट द रूल चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, और सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि इन ऐसी घटनाएं जो है बार बार ना हो, जिससे बच्चे हतोत्साहित होकर जो है कोई गलत कदम ना उठाएं, है कि नहीं। तो थैंक यू। अब जो है 47 क्वेश्चन जो है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए यदि वे राज्यसभा का सदस्य। देखो, भारत का प्रधानमंत्री जो है वो अगर लोकसभा से बनता है तो उसके लिए 25 आयु सीमा है, बट वहीं पे अगर वो राज्यसभा से है तो 30। ठीक, बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर, जैसे मैं आपको एक बेहतर एग्जांपल देता हूँ, पिछली बार हार्दिक पटेल जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन ही लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया था, पटेल मूवमेंट को, आरक्षण के विरोध में। उनकी आयु थी 23 ईयर ओल्ड। ना तो वो राज्यसभा का ना तो वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ पाए, ना लोकसभा का इलेक्शन लड़ पाए। लोकसभा के लिए आयु 25 है, विधानसभा के लिए भी आयु 25 है। हाँ, पंचायत का वो लड़ सकते थे, वो लड़ना नहीं चाहते, वो 21 होती है। तो इस तरीके से ना एक आयु सीमा जो है वो निर्धारित की गई होती है। तो वहीं पर ये क्वेश्चन पूछा, आपको बोलेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए तो 25 की आयु काफ़ी होती है, आपने लगा दिया टिक। जबकि क्वेश्चन का मैं ये पूछा, साथ में एक क्लॉज और जोड़ दिया कि भाई साहब राज्यसभा का सदस्य अगर वो है तो उसमें तो फिर 30 आयु सीमा चाहिए आपको। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन को जो है ढंग से पढ़ना है। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो कंसेप्ट आपसे पूछ लिया गया है, तो ये है आपके दिमाग को चेक करने का एक बेहतर तरीका, ठीक है। 48 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ये कंपोजिशन रहता है विधान परिषद के जो है सदस्य चुनने का, वो भी मैं आपको पूरा बताता हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1/3 जो है, एक तिहाई जो सदस्य होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा चुने जाते हैं। अब हम इनका जो है पूरा कंपोजिशन पढ़ते हैं कि विधान परिषद के अंदर जो है कैसे सदस्य चुने जाते हैं और कौन कौन सा कंपोजिशन रहता है। थैंक ओके। हम विधानसभा का कंपोजिशन, विधान परिषद का कंपोजिशन पढ़ते हैं। होता क्या है कि जब जो है, मान लो ये स्टेट है, स्टेट के अंदर जो है जैसे हमारा पार्लियामेंट है, उसके अंदर जो है एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। लोकसभा, इसी प्रकार जो है दो सदन स्टेट के अंदर होते हैं, इसको एक बोलते हैं विधानमंडल, ठीक है, और विधानसभा, ओके, और एक को बोलते हैं विधान परिषद। तो ये दो जो है होते हैं, बट ये हर स्टेट के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। जो बड़ी स्टेट्स हैं उनके अंदर ही हमें ये वाला जो मॉडल है देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि कितने राज्यों के अंदर फिलहाल जो है ये वाली व्यवस्था है विधान परिषद वाली। तो इसके लिए क्या कंपोजिशन रहता है, कौन से आर्टिकल के अंदर जो है ये व्यवस्था दी गई है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जो है फुल जानकारी आपको जो है होनी चाहिए। फिलहाल के लिए हम लोग जो है इनका कंपोजिशन देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है। पहले हम संवैधानिक प्रोविज़न पढ़ते हैं कि संवैधानिक प्रोविज़न क्या है, इसके लिए क्या क्या जो है 168 से संविधान का जो 6वां भाग है, संविधान का जो 6 पार्ट हम लोग देखते हैं, ठीक, उसके अंदर जो है 168 से लेकर के जो है 212 तक जो है एक पूरा का पूरा भाग है ये। उसके अंदर जो है गठन, कार्यकाल, नियुक्तियां, चुनाव, विशेषाधिकार, शक्तियों की व्याख्या, सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। अब जो है वो वर्तमान में देश के 6 राज्यों के अंदर पहले जो थे जम्मू कश्मीर के अंदर थी, बट अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो अब उसको हटा दिया गया, ठीक। तो 7 से हट करके 6 राज्य हो गए।
बोला गया है कि पहला जो है वो आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे ये व्यवस्था है, ठीक है। दूसरा बिहार के अंदर ये व्यवस्था है, कौन सी, विधान परिषद की। तीसरा कर्नाटका के अंदर ये व्यवस्था है, ठीक है। और चौथा महाराष्ट्र के अंदर ये व्यवस्था है। पांचवा जो है वो तेलंगाना के अंदर जो है ये व्यवस्था है। तो छठा है यूपी के अंदर भी ये व्यवस्था है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। अब पहले जो थी जम्मू कश्मीर में थी, अब उसको हटा दिया गया है 2019 के बाद। फिर क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने अभी फ़िलहाल वो चुनाव हारी थी, है ना, तो उन्होंने प्रपोजल दिया कि हमारे यहाँ विधान परिषद होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, बाकियों में भी है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है। वैसे आंध्र प्रदेश ने 1986 में जो है होता क्या है कि जैसे विधानसभा चाहे तो इस विधान परिषद को जो है वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब कि वो कंपल्शन नहीं है कि बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो पंजाब में 69 में, पश्चिम बंगाल में वर्ष 1985 में, आंध्र प्रदेश में भी मतलब इसके लगभग जो है इन चीज़ों को विघटित कर दिया। तो दोबारा जो 1986 के अंदर जो है वो आंध्र प्रदेश ने दोबारा इसकी जो है मांग करी, और उसकी मांग जो है वो स्वीकृत भी हुई थी। तमिलनाडु की नहीं हुई है, उन्होंने बड़ी कोशिश करी। अब होता क्या है कि विधान परिषद को विघटित करने की पावर जो है वो तो है राज्यसभा, जो विधानसभा के पास विधान परिषद को गठित करने के लिए उनको एक प्रपोजल देना पड़ता है, और प्रपोजल एक्सेप्ट करना जो है वो पार्लियामेंट का काम होता है। अब आप विघटित तो कर सकते हैं, ठीक, बट जो है अब दोबारा से जो है चाहते हैं कि दोबारा से बने, तो ये व्यवस्था उसके पास नहीं होती है। तो 169 जब आपको पर्टिकुलर आर्टिकल पूछा जाएगा तो 169 जो है वो विधान परिषद के गठन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके जो प्रावधान है वो इसमें दिए गए हैं, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पर्टिकुलर आर्टिकल भी आपका पूछ लिया जाता है, ओके। तो दूसरा जो है इसके अंदर क्या बोला गया है कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन के अथवा विघटन का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। अब अनिवार्य है, आपने पारित कर दिया, ठीक। उसके बाद विधानसभा के सुझावों पर विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है वो संसद को है, मैंने आपको बता दिया। विधानसभा से पारित विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित हो जाता है, तब जो है इस विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो भेजा जाएगा, किस चीज़ के लिए, सहमति के लिए। अगर राष्ट्रपति जो है साइन कर देते हैं, तब जो है ये जो विधेयक है वो पास हुआ समझा जाएगा, और वहाँ पे आप पर्टिकुलर राज्य के अंदर विधान परिषद की स्थापना आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात, ये 368 आर्टिकल जो है हमारा, जिसके अंदर हम लोग संशोधन की प्रक्रिया करते हैं ना, तो उसके अंदर ये नहीं आएगा, समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा कंपोजिशन देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या चीज़ होती है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है। तो कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कंपोजिशन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए हमारे पास ये रहता है। पहला जो ये होता है कि 1/3 जो होते हैं ना, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो डिफरेंट जैसे नगर पालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गया, स्थानीय संस्थाएं हो गई, लोकल बॉडीज़ होती है बेसिकली, उनसे सिंपल सा वो लिखता हूँ, लोकल बॉडीज़ यहाँ से चुने जाते हैं 1/3, ठीक है। फिर दूसरे 1/3 चुने जाते हैं आपके, दूसरा जो 1/3 होता है वो चुने जाते हैं आपके विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। फिर 112 जो होते हैं, 112 एक सेकंड सॉरी, नेक्स्ट जो 112 जो होते हैं ये वाले सदस्य चुने जाते हैं आपके जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं 3 वर्षों से ज़्यादा, जिनको जो 3 वर्ष पूर्व जो है वो स्नातक हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो उस विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता हैं, तो वो लोग जो है 112 का जो है वो 112 को चुनते हैं। फिर 112 अगले 112 जैसे है ना,
एक 12 12 ये तो हो गया, एक 112 ये 112 ये, तो ये अगले 112 जो होते हैं वो उन अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं जो हायर सेकेंडरी के अंदर है और उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा ये 112 चुने जाते हैं। कौन? जो टीचर होते हैं हमारे वो चुनते हैं, ठीक है। 1/12 जो लोग अभी जो है वो 3 सालों से ग्रेजुएट हो चुके हैं ये चुनते हैं, ठीक है। और फिर जो है 1/3 जो है वो ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 जो है ये लोकल बॉडी, नगर पालिका, जिला बोर्ड, वो सब चुनते हैं, ठीक है। तो अब बचता है 1/6, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, 1/6 जो है ये राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान, समाज सेवा के द्वारा या व्यवहारिक अनुभव जिनको रहता है वो लोग जो है इसको चुनते हैं। और ये सारा का सारा चुनाव जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर जो है एक संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा जो है वो किया जाता है। तो इसकी जानकारी जो है तो ये जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि राज्यपाल करता है, जो विशेष क्षेत्रों के अंदर जो है वो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनको चुनते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए चुना जाता है ना, वैसे जो है इनकी जो है इनका चुनाव होता है, विधान परिषद के लिए भी इनका चुनाव हो सकता है। 1/12 जो है वो हमारे जो टीचर रहे होते हैं, जो हायर सेकेंडरी या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर पढ़ा रहे हैं उनसे चुना जाता है। 1/12 जो है वो एक जो ये वाला ये ग्रेजुएट जो होते हैं वो चुनते हैं। फिर 1/3 जो सदस्य हैं वो विधानसभा के द्वारा, 1/3 सदस्य जो है वो लोकल बॉडीज़ के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक। तो इसकी जानकारी जो है वो आपको रहनी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक ना। हम लोग जो है थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको। मैंने बता दिया पूरा कंपोजिशन लेके संवैधानिक प्रोविज़न तक जो है सारी सेट कर दी गेम आपकी। अब जो है 49 क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है, मद है उसका, ठीक। वो सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट्स, है ना। 49 का जो मूलाधिकार क्षेत्र है, देखो अब क्या होता है कि इसका जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्षेत्र जुरिडिक्शन जो है वो रहेगा। होता क्या अब होता क्या है कि जो ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है और जो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, इसके जो है जुरिडिक्शंस जो है वो पहले से संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है, ठीक। तो इसके बारे में आपको बेहतर जो पढ़ना है, पढ़ करके जाना है। इस बार ये पूछा है, अगली बार उसके विधिक अधिकार पूछ सकते हैं, अपीलीय अधिकार पूछ सकते हैं, सलाहकारी क्षेत्रीय अधिकार पूछ सकते हैं ना। इसकी जानकारी जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शंस और मिसलेनियस जुरिडिक्शंस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ करके जाना है इस क्वेश्चन से, कि हिंट है बेसिकली आपको अगले एग्जाम के लिए ना। तो 50 जो है निम्न में से कौन सा या कौन से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य हैं? तो ग्राम पंचायत के जो प्रशासनिक कार्य हैं ये लगभग जो हैं सभी रहते हैं। सड़कों का रखरखाव, स्वच्छता और जल निकास प्रदान करना, कब्रगाह और शमशान भूमि प्रदान करना। अब इसके अंदर जो है पंचायत से ये पूछा जाता है कि जो आरक्षण है महिलाओं को या पुरुषों को, मतलब किसी को भी जो आरक्षण है, जैसे होता है ना SC ST को, महिलाओं को, तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में फिर बोला जाता है कि इनको फंड कौन देता है, सरकार देती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इनके बारे में भी जो है आपको बेहतर जानकारी जो है वो होनी चाहिए, है कि नहीं। तो अब जो है 51 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आपसे आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि 20 और 21 जो है वो नहीं होते हैं निलंबित, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आर्टिकल ना पूछ करके उनके अंदर का प्रोविज़न पूछ लिया गया है, तो आपको इसकी जानकारी भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जो है 51 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो है व्यक्तिक जो पर्सनल लिबर्टी है उसको जो है आप लोग निलंबित नहीं कर सकते हैं, ओके। फिर 52 का है भारत का योजना आयोग था एक, है ना। तो भारत का योजना आयोग था वो था एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, हाँ, कार्यकारी निकाय था।
और इसको जो है वो क्या कर दिया गया है कि अब ख़त्म कर दिया गया है। तो ये कब गठित हुआ था, कब ख़त्म हुआ, इसकी जगह किसने ली, तो इन सब चीज़ों की जो है बेसिक सी जानकारी जो आपसे पूछी जाएगी और आपको होनी चाहिए, ठीक है। और संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको संविधान सभा का जो है कंपोजिशन जो है वो पता होना चाहिए, कितने मेंबर जो थे वो कौन से पार्टी से थे, कितने मेंबर जो थे मुस्लिम लीग से थे, कितने कांग्रेस से थे, कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे, कितने सिख थे, कितने प्रिंसली स्टेट से आते थे। इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो अगर संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा गया है तो डेफिनेटली टीजीटी, पीजीटी या फिर जो है आगे आने वाले जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है इसके अंदर इन सब चीज़ों को जो है पूछा जाएगा। इवन की जो आपका स्टेट के लेवल का जो स्टेट पीसीएस होता है उसके अंदर जो है एचएस या फिर जो है इसके अंदर एक और एग्ज़ाम होता है एनटी का, तो कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पे जनरल नॉलेज जो पूछा जाता है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और जितना खोल करके मैं बोल रहा हूँ कि खोल करके पूछते हैं अंदर से, बिल्कुल खोल करके, है ना। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए और ताकि आप अगले एग्ज़ाम के अंदर जो है बेहतर कर पाएँ, ठीक है। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर थे, ठीक है। मौलिक अधिकार के सरदार पटेल भाई थे और जो राजेंद्र प्रसाद, इन सब चीज़ों की जानकारी, कौन कौन सा रोल था, किसको क्या रोल था, इन सब चीज़ों की जानकारी पूरा का पूरा कंपोजिशन पढ़ना। जैसे आपने क्वेश्चन देख लिया, देखो मैं अगर मैं करवाने लगूंगा तो एक क्वेश्चन के लिए 1 दिन का लेक्चर चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है मैं करवा पाऊँ अभी आपको इतनी गहराई से। जैसे ही आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखता है पूरा का पूरा जो उस चैप्टर को खोलो और फिर उसकी सारी जो है डायमेंशंस जो है उनको पढ़ करके आगे जाओ, तब जो है आपको डेफिनेटली एग्जाम होगा। नोट्स मत बनाओ भले, बट एक बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस टेक्निक से सॉल्व करो कि आपको दोबारा से जो है वो ये दिक्कत ना आए, है ना। तो ये है 54 क्वेश्चन कि किस अधिनियम से जो है भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया गया था। तो ये ब्लूप्रिंट था आपका 35 वाला, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था इसको इस ब्लूप्रिंट के आधार पर जो निर्माण किया गया था, ठीक है, संविधान का। ओके, विच एक्ट फॉर्म द बेसिक्स और ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो हमारे बहुत से प्रोविजन ऐसे संविधान के जो 1935 से लिए गए हैं लगभग एज इट इज़, बट उनको जो है मॉडर्न परिस्थितियों के अनुसार जो है वो हम लोगों ने मॉडिफाई किया। उसके कई सारे कारण थे, एक तो हम लोग अव्यस्त हो चुके, दूसरा हम लोगों ने उन प्रोविजंस को लाने के लिए बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोगों को जो है रखनी पड़ेगी और स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ जो है इंडिजीनियस तरीके से जो है हम लोग नहीं बना सकते थे उस समय, क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त था। तो इन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, तो 1919 का एक्ट क्या था, 1909 का एक्ट क्या था, इनके अंदर क्या प्रोविजंस थे। देखो यहाँ आके सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होना, 1935 के अंदर प्रोविजंस क्या थे, 1919 के प्रोविजंस क्या थे, 1909 के प्रोविजंस क्या थे, है ना। इन सब चीज़ों की जानकारी भी आपको लेनी है ताकि जो है आपको नेक्स्ट उसके अंदर दिक्कत ना आए। ओके, 55 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये भाग है 8, ठीक है। तो इन मतलब आपको पूरा का पूरा पॉलिटी आना चाहिए ढंग से। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में जो है अधिनियमित हुआ। तो ये हुआ था 1956 के अंदर। ओके, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, होता क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों ने बात देखा था 1953 के अंदर जो है वो भाषाई आधार पर राज्य बनने की जो स्वीकार्यता मिली। हुआ क्या कि रमालू नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने जो है तमिलनाडु से आंध्रा को अलग करने की मांग करी और जो है बहुत लंबे टाइम तक जो है वो हंगर स्ट्राइक किया और वो उनकी हंगर स्ट्राइक के दौरान ही मृत्यु जो है वो हो जाती है। और इससे जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको बैकफुट पे आना पड़ता है और वो एक्सेप्ट जो इस चीज़ को स्वीकार करती है कि हम लोग जो है वो अब भाषाई आधार पर जो है राज्य बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ना कहानियाँ होती हैं, आपको उनको रिलेट करना आना चाहिए और अपने आपके दिमाग में बैठनी चाहिए ताकि जो है आगे आपको इसकी जो है जानकारी रहे, ठीक है। ओके, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो आप सबको पता है कि वो प्रतिभा पाटिल जी थी।
ओके, 57 क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है। अब जो है लीला सेठ कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, दोनों इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान मृत्यु हो गई थी, आप सबको पता है कि इनमें से जो है ये कोई नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो तो प्रधानमंत्री रहते मरे थे, उनका जो है देहांत प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ था, और पर जो है वो शासकीय दौरे पर नहीं थे, विदेश के अंदर उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि विदेश के अंदर जो मृत्यु हुई थी वो ताशकंद के अंदर जो लाल बहादुर शास्त्री जी की हुई थी, जो जिन परिस्थितियों के अंदर जो उनकी मृत्यु हुई थी। बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज है, शायद वो हमारा काम अभी नहीं है, हमें ये याद रखना है कि उनकी मृत्यु ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी, जब हम लोग 65 का युद्ध जीते थे किससे, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जो दूसरे प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके बीच में एक रशिया की मध्यस्थता के कारण जो है वो समझौता होता है ताशकंद के अंदर, और समझौते के मिनट बाद जो उनकी मृत्यु हो जाती है, और भारत के अंदर भी उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, और उनकी फाइल्स आज तक जो है डिस्क्लोज नहीं करी गई है। तो बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं उसके ऊपर, आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे क्वेश्चन के अंदर, जब आप पेपर जो आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के अंदर आपको इसकी जो कहानी याद रहेगी, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको जो है ये नाम याद रहेगा, ठीक है। 59 के अंदर जो है ये बोला गया था, इसकी और भी कहानियाँ हैं, गुलजारी लाल नंदा की अपनी कहानियाँ हैं, जवाहरलाल नेहरू की अपनी कहानियाँ हैं, मोरारजी देसाई की, ऐसे आपके बहुत से क्वेश्चन आपके ऐसे प्रिपेयर हो जाते हैं जब आपको इनके बारे में जानकारी होती है, इनकी घटनाओं के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। तो मेरा तो यही उद्देश्य रहता है कि आप जो है किसी ना किसी चीज़ को किसी ना किसी चीज़ के साथ रिलेट करके पढ़ें, ठीक है। तो 59 के अंदर हमसे पूछा गया है कि सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो सिक्किम के अंदर जो है वो एक ही राज्यसभा सीट है, तो छोटे स्टेट हैं बेसिकली, तो यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं रहती है। 60 क्वेश्चन के अंदर बोला गया राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है क्या। जो डियर फ्रेंड्स, इसका जो ये आंसर जो है ये नहीं रहेगा। हालांकि जो है वो जो कमीशन का जो पेपर हुआ था उसके अंदर यही वाला जो है क्वेश्चन आंसर के अंदर दिया गया था, कुछ आंसर कीज के अंदर दिया गया था। बट मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ा है, लक्ष्मीकांत पढ़ा हो, डी डी बसु पढ़ा हो, या फिर कोई और जो ऑथेंटिक सोर्सेज जितना मैंने पढ़े हो, उसमें जो है इसका जो आंसर है वो कंसर्न्ड जो स्टेट होती है उसका जो चीफ जस्टिस होता है, स्टेट हाई कोर्ट होता है, उसका जो चीफ जस्टिस होता है वही जो है राज्यपाल जी को शपथ दिलाता है, और नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। तो फिर भी जो है हम लोग मतलब आप खुद भी जो है इस तथ्य को वेरीफाई करेंगे। वैसे मुझे मतलब मेरा जो आंसर है वो यही रहेगा, क्वेश्चन सी जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक, ऑप्शन सी, ओके। तो अब जो है इसके आगे हमारा इकोनॉमी का पार्ट शुरू होता है, या फिर दूसरे वाले जो और जो मिसलेनियस जो क्वेश्चंस है वो शुरू होते हैं, तो विविध प्रकार के। अब हम लोग जो है पॉलिटी को यहीं पे आराम देते हैं, और हम लोग भी आराम करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मैं आशा करता हूँ कि आप इनको जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और राज्यपाल से संबंधित जो है कौन से अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद है, कहाँ कहाँ जो है वो ये व्यवस्था की जाएगी, तो इस तरीके की ना मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, वो सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक। और कौन उनकी नियुक्ति करता है, तो इस तरीके से जो बेसिक जानकारी है राज्यपाल के बारे में आपको होनी चाहिए, ठीक है। और स्टेट का जो है वो मुखिया आपका राज्यपाल रहता है, तो इसके बारे में आप पढ़ करके आएंगे कल, और मुझे जो है कमेंट में भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर मेरी तरफ से कोई गलती रहती है। तो थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये यहीं पे हम लोग इस सेशन का एंड करते हैं,
और आशा करते हैं कि आप आगे जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जय माता, जय हिंद, जय भारत।